बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेक्चर है वो आपका जो आपके दो प्लेस शामिल है सिलेबस में, डी कम और आई कम पार्ट 1 के उनमें उनके मुतालिक है। और आपका जो पहला प्ले है वो सिलेबस में शामिल नहीं है, जबकि दूसरा और तीसरा प्ले शामिल है। तो आज हम दूसरा जो प्ले है, प्ले नंबर 2, विजिट टू ए स्मॉल प्लैनेट, उसको हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारा ये प्लान होगा स्टडी का कि हम उसकी जो उर्दू में उसकी यहाँ पे समरी एक बयान की गई है उसको स्टडी करेंगे। फिर हम उसके बाद हम जो इंग्लिश उसकी है टेक्स्ट उसको स्टडी करेंगे, और एंड पे जो इसमें जो सिनोनिम्स होंगे, जो मुश्किल अल्फाज होंगे, उनके मीनिंग्स और उनके जो सिनोनिम्स है वो निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जी। किरदार इसमें कौन कौन से हैं? करैक्टर्स, क्रिटन है, रॉजर स्पेल्डिंग है, मिसिस स्पेल्डिंग है, एलन स्पेल्डिंग है, जॉन रैंडल्फ है और जनरल पावर्स एंड एट है। तो कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है, पूरी स्टोरी को स्टडी करते हैं। रात का वक्त होता है, मैरीलैंड में स्पेल्डिंग के घर के कमरा में मिसेस स्पेल्डिंग, उसकी बेटी एलन और दो टेक्नीशियन मौजूद होते हैं। स्पेल्डिंग एक टीवी अनाउंसर है, वो इस वक्त लोगों को आसमान की तरफ से आती हुई किसी चीज़ के बारे में ख़बर दे रहा है। वो लोगों को बताता है कि ये कोई खलाई जहाज़ या कोई खुफिया हथियार नहीं है, बल्कि ये महज एक दुमदार सितारा है। वो जनरल पावर के हवाले से बताता है कि वो किसी दूसरे सितारे पर कोई ऐसी ज़िंदगी नहीं पाई जाती जिससे खलाई जहाज़ बनाने की सलाहियत हो। अगर खला में कभी सफ़र किया गया तो सबसे पहले हम करेंगे, ये जनरल पावर जो है वो बताता है। तो जनरल पावर ये नहीं मानता कि जो ऊपर से कोई जहाज़ आ रहा है, स्पेसशिप आ रही है, वो कोई किसी दूसरी कोई खलाई मखलूक नहीं है। ख़बरें ख़त्म होते ही टेक्नीशियन अपने सामान लेकर चले जाते हैं। स्पेल्डिंग और उसकी बेटी एलन में गुफ्तगू शुरू हो जाती है। स्पेल्डिंग अपने होने वाले दामाद जॉन के बारे में फ़िक्र का इजहार करता है। वो एलन से कहता है कि वो किसी दौलतमंद आदमी से शादी करने से बेहतर है कि किसी मेहनती, पुरअज़म और अपना नाम पैदा करने वाले शख्स से शादी करो, ना कि जॉन जैसे लड़के से जो सारी उम्र अपने खेतों में मूंगफली का उगाता रहेगा। इतने में जॉन कमरे में आता है। वो बताता है कि आसमान से आने वाली खलाई जहाज़ उसके कमरे में उतर रहा उनके घर में उतर रहा है। स्पेल्डिंग उसे बताता है कि यह खलाई जहाज़ नहीं है बल्कि शहाब साक़ब है। इतनी देर में खलाई जहाज़ उनके गुलाब के फूलों के वाले बाग में उतर जाता है। जॉन इसकी तरफ भागता है। खलाई जहाज़ में से एक आदमी बाहर आता है। जॉन उससे हाथ मिलाता है। खलाई जहाज़ से निकलने वाले शख्स की उम्र तकरीबन 40 साल होती है। उसने 1860 के ज़माने का लिबास पहना होता है। वो अपना नाम क्रिटन बताता है। स्पेल्डिंग उसे अंदर की आने की दावत देता है। एलन क्रिटन से पूछती है कि वो अमरीकी तो नहीं है। क्रिटन बताता है वो किसी और जगह से आया है, वो ना तो इस ज़मीन का बाशिंदा है ना अमरीका। स्पेल्डिंग टेलीविज़न के लिए क्रिटन का इंटरव्यू करना चाहता है, लेकिन क्रिटन कहता है कि इससे तुम्हारे कौम को परेशानी होगी। स्पेल्डिंग उसे पूछता है उसे इस बात का कैसे इल्म है। क्रिटन कहता है कि देखना, अभी कुछ देर बाद बहुत से फ़ौजी यहाँ आ जाएंगे और मुझसे पूछ करेंगे। एलन उससे पूछती है तुम यहाँ क्यों आए हो? क्रिटन कहता है कि महज तुम्हारे छोटे से सियारे की सैर करने में कई सालों से इसका मुतालिया कर रहा हूँ। तुम लोगों का मुतालिया करना मेरा मशगला है, और ख़ास तौर पर तुम्हारी तरक्की के बारे में जानना। वो बताता है कि हमारे सियारे से और कोई भी शख्स यहाँ ज़मीन पर आना पसंद नहीं करता है। उसके ख्याल के मुताबिक ज़मीन पर तो अभी तहज़ीब का आगाज़ ही हुआ है।
स्पेल्डिंग हैरानी से पूछता है कि तहज़ीब का आगाज़। एल्डन कहती है हमें तो अपनी तहज़ीब पर फ़ख्र है। क्रटन कहता है कि फ़ख्र करते रहना ही तुम्हारी पुरानी खसलत है। इतने में नेशनल गार्ड का जनरल पावर अपने मुआवन के साथ वहां पहुंच जाता है। वो बताता है कि फ़ौज के घर का घेराव कर लिया है। वो क्रटन को देखकर कहता है कि तुम किसी फैंसी ड्रेस शो में आए हुए हो। स्पेल्डिंग पावर से उसका तारुफ करवाता है। एलन बताती है कि हमने खुद इसे अड़नतश्तरी में बाहर निकलते देखा है। जनरल पावर अपने मुआवन को खलाई जहाज़ का मुआयना करने के लिए भेज देता है और क्रटन से दरियाफ्त करता है कि वो कहाँ से आया है। क्रटन कहता है कि मेरी बात कोई रियाजीदान ही समझ सकता है और अगर तुम्हें समझाने लगूँ तो 500 साल लग जाएंगे और इतने अरसे में तुम मर जाओगे। क्यों मैं देखो हम कभी मरते नहीं हैं। पावर्स उसको धमकी देता है कि तुम ज़रूर मरोगे अगर ये साबित हो गया कि तुम किसी दुश्मन के जासूस हो। इतने में मुआवन वापस आ जाता है और बताता है कि जहाज़ बेज़वी शक्ल का है। उसका कतर 14 फुट है। तो किसी अनजानी धात का बना हुआ है। हैरानी की बात यह है कि उसके अंदर ना तो कोई आलात हैं ना ही कोई खाने पीने की चीज़। क्रटन कहता है कि इस किस्म की कारें उनके आम हैं। पहले तो उसे इसका इल्म था कि ये कारें बग़ैर आलात के किसी तरह चलती हैं, मगर अब वो भूल चुका है। जनरल पावर्स क्रटन से कहता है कि तुम मुझे जानबूझकर परेशान कर रहे हो। अब तक तुमने मुझे सिर्फ इतना बताया है कि तुम किसी दूसरे निज़ाम शमसी थे आए हो, जबकि मेरा ख्याल है कि तुम किसी अजनबी सरजमीन से आए हो और हम पर हमला करने से पहले यहाँ के हालात का जायज़ा लेना चाहते हो। क्रटन कहता है कि वो किसी पर हमला करने का सोच भी नहीं सकता। पावर्स कहता है कि मैं कैसे ये जान लूँ कि तुम सच कहते हो। क्रटन कहता है कि बेहतर है कि तुम मेरी बात का यकीन कर लो क्योंकि मैं तुम्हारे जहनों को पढ़ सकता हूँ। पावर्स कहता है कि अच्छा बताओ कि मैं क्या सोच रहा हूँ। क्रटन बताता है कि तुम सोच रहे हो कि या तो मैं पागल हूँ या किसी दूसरी दुनिया का जासूस हूँ। अच्छा अब बताओ कि मैं क्या सोच रहा हूँ। क्रटन कहता है कि अब तुम अपने दिमाग में तस्वीर बना रहे हो कि तुम अपने कंधे पर चांदी के मौजूद 2 स्टार की बजाय 3 स्टार लगा रहे हो। पावर्स हैरान होकर कहता है कि ये ठीक है कि मैं अपनी तरक्की के बारे में सोच रहा हूँ। पावर्स से पूछता है कि वो यहाँ पर क्यों आया है। क्रटन बताता है कि वो लोग ज़्यादा सफ़र नहीं करते क्योंकि वो ख़ास किस्म के मॉनिटर्स और रिएक्टर्स के ज़रिए बैठे बैठाए सब कुछ देख लेते हैं और मेरा यहाँ पर आना भी ऐसे ही बगैर तैयारी के। इसी इसना में फ़ौज के चीफ ऑफ स्टाफ का फ़ोन आ जाता है। उससे बातें करने के बाद वो क्रटन को बताता है कि अमेरिका का सदर उनके बारे में सब कुछ जानना चाहता है। क्रटन कहता है कि मैं भी उसके बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। पावर्स कहता है कि हिफाजत के पेश नज़र उन्हें इनका जहाज़ खोलना पड़ेगा, लेकिन क्रटन उन्हें ऐसा करने से मना करता है। इतनी देर में जनरल पावर्स का मुआवन कमरे में दाखिल होता है और इतला देता है कि जहाज़ का दरवाज़ा बंद हो गया है और इसके गिर्द दिखाई ना देने वाली दीवार खड़ी हो गई है। पावर्स क्रटन से पूछता है कि तुमने किस तरह किया। क्रटन ये बताने से इनकार कर देता है। फिर वो उठकर रहायशी कमरे में चला जाता है। जब पावर्स कमरे में दाखिल होता है तो क्रटन उसे कहता है कि नहीं ये जनरल ये नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? पावर्स पूछता है। तुम मेरे जहाज़ को धमाके से तबाह करने की कोशिश करोगे तो इससे सिर्फ मिसेस स्पेल्डिंग का बाग तबाह होगा। एलन उससे पूछती है क्या तुम बता सकते हो कि हम सब इस वक्त क्या सोच रहे हैं। क्रटन कहता है कि हकीकत तो यह तुम्हारी सोचों को देखकर मेरा तो सर चकराने लगता है। तुम्हारे जहन जैसे नहीं है। हम अपने सोचों पर काबू पा लेते हैं लेकिन तुम अजीब बातें सोचते रहते हो। जनरल पावर्स स्पेल्डिंग को बताता है कि जब तक उसे वाशिंगटन से कोई हदायत नहीं मिल जाती इसके घर पर मार्शल लॉ नाफिज रहेगा। कोई फ़ोन नहीं कर सकता और ना ही कोई बाहर किसी से रब्ता कर सकता है। क्रटन स्पेल्डिंग से पूछता है कि अगर तुम कहो तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ।
पावस कहता है कि तुम यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। क्रटन कहता है कि तुम मुझे रोक नहीं सकते, मगर वह स्पेल्डिंग के कहने पर रुक जाता है। स्पेल्डिंग पूछता है क्या क्या तुम ज़मीन पर गलबा करना चाहते हो। क्रटन बताता है कि हमारे लोग तो नहीं हैं लेकिन मैं चाहता हूँ, मैं यहाँ पूरी दुनिया का चार्ज संभालने आया हूँ। ये उसका मकसद होता है विज़िट करने का। वो चार्ज लेना चाहता है पूरी दुनिया का, पूरी दुनिया पे कब्ज़ा करना, गलबा करना चाहता है। पावस अपने मुआवन से कहता है कि इसे गिरफ़्तार कर लो। पावस और उसका मुआवन क्रैटन पर झपटते हैं, लेकिन इससे 1 फुट के फासले पर हैरानों परेशान खड़े रह जाते हैं। क्रैटन कहता है तुम मुझे छू नहीं सकते। इसके बाद वो जमाइया लेते हुए कहता है कि मैं अपने कमरे में जाकर कुछ देर के लिए आराम करना चाहता हूँ। स्पेल्डिंग उसको रास्ता दिखाता है, मगर क्रैटन कहता है कि वो कमरे के रास्ते को जानता है। फिर वो हैरानी से कहता है कि कितने वहशियाना ख्यालात हैं, तुम सब लोगों की सोचों ने मेरा सर चकरा दिया है। और हाँ प्यारी खातून, ये कोई जवाब नहीं है, बल्कि जब तुम सुबह को बेदार होगी तो मैं यहाँ पर ही हूँगा। और वो शुभ बखैर कहकर चला जाता है। ये इसका था जी इसकी समरी उर्दू में। हम इसके बाद जो इंग्लिश इसकी है वो करेंगे, और जो मुश्किल अल्फाज उनको अंडरलाइन करते जाएंगे साथ साथ। मंजर, स्टॉक शॉट। मंजर कहाँ से ये सीन लिया गया है। द नाइट स्काई स्टार्स, देन स्लोली ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, ल्यूमिनस रोशन, इसको अंडरलाइन कर लें। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट एक्स इनटू व्यू, सामने आता है। एट इट इज ऑलमोस्ट अपॉन अस, डिजॉल्व to the living room of the Spalding house in Maryland. Superimposed card. The time, the day after tomorrow. The room is comfortably balanced between the expensively decorated and the homely. ये जिस घर में जिस जगह पे ये सीन लिया गया उसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो किसका घर है। ये रॉजर स्पेल्डिंग का घर है, जो कि न्यूज़ कास्टर है, ख़बरें पढ़ता है, और उसकी बीवी का नाम मिसेस स्पेल्डिंग है और उनकी बेटी का नाम एलन है। और वो वहाँ पे रॉजर स्पेल्डिंग जो वो ख़बरें पढ़ रहा है, और वहाँ से ये सीन स्टार्ट होता है। रॉजर स्पेल्डिंग इज़ कंक्लूडिंग हिज टीवी ब्रॉडकास्ट, वो अपनी टीवी की जो नशरियात है वो ख़त्म कर रहा है। He is middle-aged, unctuous, resonant. His wife, bored and vague, knits passively while he talks at his desk. जब रॉजर स्पेल्डिंग जो है वो डेस्क पे बात कर रहा है यानी खबरें पढ़ रहा है, तो उसकी बीवी जो है वो निटिंग यानी कोई चीज़ जो है बुन रही है। 2 technicians are on hand operating the equipment. His daughter Ellen, a lively girl of 20, fidgets as he listens. उन दोनों की बातें सुन के वो परेशान हो जाती है। अपने वालिद की फिजट्स, तो वो बातें सुनती है तो परेशान हो जाती है। पे जी स्पेलिंग माइक्रोफोन में कहता है into microphone, and so according to the general powers, who should know if anyone does, the flying object which has given rise so much in irresponsible conjecture is nothing more than a meteor passing through the earth's orbit. वो कहता है कि जो जनरल पावर है, जो आर्मी की तरफ से एक नुमाइंदा है, उसके मुताबिक ये उड़ने वाली चीज़ है वो शहाब साक़ब के अलावा कोई चीज़ नहीं है। इट इज़ नॉट एज मैनी बिलीव ए सीक्रेट वेपन ऑफ द कंट्री, जैसे कुछ लोग ये समझते हैं कि ये इस मुल्क का एक खुफिया वेपन है, ऐसी कोई बात नहीं है। नॉर इज़ इट अ स्पेसशिप, सर्टन ल्यूनेटिक एलिमेंट्स हैव सजेस्टेड,
और ना ये कोई खलाई जहाज़ है जैसे चंद पागल बेवकूफ़ जो है इसको समझते हैं। जनरल पावर्स हैज़ एश्योर्ड मी दैट इट इज़ हाईली डाउटफुल। जनरल पावर ने मुझे यकीन दिलाया है कि ये बहुत ज़्यादा मशकूक है देयर इज़ एनी फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स केपेबल ऑफ बिल्डिंग ए स्पेसशिप। इफ़ एनी ट्रैवलिंग इज़ टू बी डन इन स्पेस वी विल डू इट फर्स्ट। जनरल पावर्स के मुताबिक अगर स्पेस में कभी ट्रैवलिंग की गई, सफ़र किया गया, तो हम सबसे पहले करेंगे। And those are his exact words, which winds up another week of news. Crosses to pose with wife and daughter. This is Roger Spalding. अब वो कंक्लूड कर रहा है अपनी ब्रॉडकास्ट को, अपनी नशरियात को, और वो कहता है मैं रॉजर स्पेल्डिंग हूँ। सेइंग गुड नाइट टू मदर एंड फादर अमेरिका। अमेरिका की माँ और बाप को वो शब बखैर कहता है। फ्राम माई ओल्ड होम स्टेड इन सिल्वर ग्लैन मैरीलैंड क्लोज टू द वॉर्म पल्स बीट ऑफ द नेशन। अब जो टेक्नीशियन है वो क्या बोलता जी उसका क्या डायलॉग है? गुड शो टुनाइट मिसेस स्पेल्डिंग। स्पेल्डिंग कहता है थैंक यू, बहुत शुक्रिया। टेक्नीशियन यस सर यू आर राइट ऑन टाइम। आप बिल्कुल सही वक्त पर पहुँचे। स्पेल्डिंग नोट्स वेयरली। स्पेल्डिंग जो है थके अंदाज से सर हिलाता है। हिज मैकेनिकल स्माइल एंड हार्टीनेस सडनली गॉन। उसकी जो पेशा वराना मुस्कुराहट है और जो खुश मजाजी है वो अचानक ख़त्म हो जाती है। मिसेस स्पेल्डिंग वेरी नाइस डियर, वेरी नाइस। टेक्नीशियन सी यू नेक्स्ट टाइम। अगली दफ़ा आपको मिलते हैं। मिसेस स्पेल्डिंग थैंक यू बॉयज़। टेक्नीशियन गोज। टेक्नीशियन वहाँ से चला जाता है। अब उस रूम के अंदर मिस्टर स्पेल्डिंग है, उसकी बीवी मिसेस स्पेल्डिंग है और उनकी बेटी जो एलन स्पेल्डिंग है, वो तीनों वहाँ पे है। अब वो डिस्कशन करते हैं। स्पेल्डिंग कहता है डिड यू लाइक द ब्रॉडकास्ट एलन? एलन क्या तुमने मेरी नशरियात को पसंद किया है? एलन ऑफ कोर्स आई डिड डैडी। बेशक अब्बा जान मैंने किया है। देन व्हाट डिड आई से? फिर मैंने क्या कहा था नशरियात में? ओह दैट्स नॉट फेयर, ये ठीक नहीं है। Spalding, it is not very flattering when one's daughter won't listen to what one says while millions of people. वो कहते हैं ये खुशामद वाली बात नहीं है कि जब लाखों लोग किसी को सुने, जब उसकी बेटी उसको जो है गौर से ना सुने। एलन आई ऑलवेज लिसन, मैं हमेशा सुनती हूँ। डैडी अब्बा जान यू नो दैट, आप ये बात जानते हैं। मिसेस स्पेल्डिंग वी लव योर ब्रॉडकास्ट, हम आपकी नशरियात से मोहब्बत करते हैं। डियर आई डोंट नो व्हाट वी विल डू विदाउट देम, हम इनके बगैर कैसे गुजारा करेंगे, मैं नहीं जानती। स्पेल्डिंग स्टार, भूख से मरेंगे। एलन आई वंडर व्हाट कीपिंग जॉन, मैं हैरान हूँ कि जॉन को किस चीज़ ने रोका हुआ है। जॉन जो है ये एलन का मंगेतर है, उससे उसकी शादी होनी है। जब इनके दरमियान ये है कि मिस्टर स्पेल्डिंग ये नहीं चाहता कि एलन जो उसकी बेटी है वो जॉन से शादी करे। वो चाहता है, जो कि एक फार्मर है और पीनट्स उगाता है, वो चाहता है कि उसकी बेटी एक ऐसे शख्स से शादी करे जो कि एम्बिशियस है, जो आगे बढ़ना चाहता है ज़िंदगी में, जो तरक्की करना चाहता है। स्पेल्डिंग सर्टनली नॉट वर्क, यकीन तौर पे काम ने नहीं रोका होगा। एलन ओ डैडी, अरे भाईजान स्टॉप इट, जॉन वर्क्स वेरी हार्ड एंड यू नो इट, जॉन बड़ी मेहनत से काम करता है और आप इसको जानते हैं। मिस स्पेल्डिंग यस ही इज़ परफेक्टली नाइस बॉय, वो अच्छा लड़का है। रॉजर आई लाइक हिम, मैं उसे पसंद करती हूँ। स्पेल्डिंग आई नो, मैं जानता हूँ, आई नो मैं जानता हूँ। ही हैज़ वेरी वर्चू, उसके अंदर हर खूबी है, एक्सेप्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन, सबसे अहम के अलावा। ही हैज़ नो गेट अप एंड गो, वो आगे ज़िंदगी में आगे बढ़ने का जोश और जज्बा उसके अंदर नहीं है। एलन प्रिसाइजली ही डजंट वांट टू गेट अप एंड ही डजंट वांट टू गो, वो जल्दी उठना नहीं चाहता और
आगे जाना नहीं चाहता, बिकॉज ही इज़ ऑलरेडी वेयर ही वांट्स टू बी एंड ऑन हिज ओन फार्म, और क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे वो रहना चाहता है अपने फार्म पे, विच इज़ एग्जैक्टली वेयर आई एम गोइंग टू बी व्हेन वी आर मैरिड, जहाँ वो उसी जगह पे जहाँ हम शादी के बाद जा रहे हैं। स्पेलिंग, मोर thankless than a serpent, truth is an ungrateful child, एक एहसान फरामोश बच्चा सांप के दांत से ज़्यादा नाशुक्रा होता है। एलन, आई डोंट थिंक दैट्स राइट, मैं नहीं समझती ये ठीक है। इजंट इट मोर डेडली, क्या ये ज़्यादा मोहलक बात नहीं है। स्पेलिंग, वट एवर द एग्जैक्ट कोटेशन इज़, आई स्टैंड बाय द सेंटिमेंट, जो भी असल इसका कॉल है मैं इस जज्बे के साथ हूँ। मिस स्पेलिंग, प्लीज़ डोंट क्वेरल, मेहरबानी करके झगड़ा मत करें। इट ऑलवेज गिव्स मी हेडेक, इससे मुझे हमेशा सर में दर्द होता है। स्पेलिंग, आई नेवर क्वेरल, मैं झगड़ा नहीं करता। आई मेरली रीज़न, मैं सिर्फ जो है दलील से बात करता हूँ। इन माई सिंपल वे, अपने सादा तरीके से। विद मिस नो एट ऑल हेयर, सब कुछ जानने वाली मिस से। एलन, ओ डैडी, नेक्स्ट यू विल टेल मी आई शुड मैरी फॉर मनी, अरे बाजान अगली दफ़ा मुझे बताएंगे कि मैं पैसे के लिए शादी करना चाहती हूँ। स्पेलिंग, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद मैरिंग ए वेल्दी मैन, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट पेश करता है। वो कहता है जी कि किसी शादी, जो लोग कहते हैं कि दौलतमंद लोगों से शादी नहीं, सिर्फ दौलत के लिए शादी नहीं करनी चाहिए। वो कहता है कि एक आदमी जो कि दौलतमंद है उससे शादी करने में कोई ख़राबी, कोई मसला नहीं है। द हॉरर ऑफ इट इज़ ऑलवेज एल्यूडेड मी, इस चीज़ के खौफ ने मुझे हमेशा बचाया है। हाउएवर माई ओनली विश इज़ दैट टू मैरी समवन, कहते सिर्फ मेरी ये ख्वाहिश है कि तुम मुझसे शादी करो, हार्ड वर्किंग एम्बिशियस, जो मेहनती है, जो तरक्की करने वाला है, जो ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता है। अ मैन हु विल मेक हिज मार्क इन द वर्ल्ड, जो दुनिया में अपना मकाम, अपना नाम जो है बनाएगा। नॉट अ बॉय हु प्लान्स टू विजिट ऑन ए फार्म, सिट ऑन ए फार्म, उस लड़के से शादी ना करो जो फार्म पे बैठने का इरादा बना चुका है, फार्म पे रहने का इरादा बना चुका है। इन ऑल इज लाइफ, अपनी पूरी ज़िंदगी में ग्रोइंग पीनट्स और मूंगफली उगाएगा। इंग्लिश वॉलनट्स, अंग्रेज़ी अखरोट। नेक्स्ट पेज जी। स्पेलिंग, विल यू स्टॉप करेक्टिंग मी, क्या तुम मुझे ठीक करना बंद करोगी। एलन, बट डैडी जॉन ग्रोज वॉलनट्स, लेकिन अब्बा जान, जॉन तो अखरोट उगाता है। जॉन एंटर्स ब्रेथलेसली, और इसी दौरान जॉन वहाँ पे जो है दाखिल होता है उस कमरे के अंदर, और उसका सांस जो है वो चढ़ा होता है, हाँफता हुआ वहाँ पे दाखिल होता है। ये यहाँ तक आज का हमारी जो टेक्स्ट है पढ़ेंगे। इससे कल अगले लेक्चर में हम जो है वो इससे आगे स्टार्ट करेंगे। तो आपका होमवर्क ये है कि आपने इसको एक अच्छी तरह पढ़ना है, और जो मुश्किल अल्फाज हैं उनको आपने और अपनी याद करना है। और जब ये पूरा प्ले ख़त्म हो जाएगा, तो प्ले ख़त्म होने के बाद जो इसमें जो सिनोनिम्स होंगे हम उनको इस तरह स्टडी करेंगे। आज हमारा जी जो वर्ब करेक्शन, वर्ब 5 नंबर की मौजूदी है, उसके बारे में हम थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं। आज हमारा जो पहला टेंस है उसको हम स्टडी करते हैं। पहला टेंस कैसे बनाते हैं, उसके फार्मूलाज क्या हैं और उसकी पहचान वगैरह क्या होती है। तो सबसे पहले जी द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको उर्दू में कहते हैं फ़ेल हाल मुतलक। सिंपल सेंटेंस, सादा जुमले बनाने का तरीका क्या होगा जी। सबसे पहले आप ही शी इट के बाद सिंगल सब्जेक्ट, यानी ईच इट सिंगल सब्जेक्ट होता है। उसके बाद अब वो आपकी पहली फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद एस या ई एस का इजाफा करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का इजाफा करेंगे। ये जो सिंगल सब्जेक्ट है यानी वाहिद
सब्जेक्ट उसके लिए है। और जमा के लिए क्या है जी, प्लूरल सब्जेक्ट आई वी यू दे लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म लगाएंगे, यहाँ पे एस या एस का इजाफा नहीं है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आप लगाएंगे। जैसे एग्जांपल है ही राइट्स अ लेटर, यहाँ पे एस इसलिए लगा क्योंकि पीछे सिंगुलर है। शी राइट्स अ लेटर, इट रेन्स, रिशान रीड्स अ लेटर, यहाँ पे रिशान क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए आगे एस लगा हुआ है। आई राइट अ लेटर, यहाँ पे एस नहीं है राइट के साथ, जबकि पीछे राइट के साथ एस आ चुका है। आई इसलिए इसके साथ एस नहीं क्योंकि आई प्लूरल सब्जेक्ट है। शू राइट अ लेटर, ये भी प्लूरल है। रिजवान एंड अरसलान राइट लेटर, रिजवान और अरसलान जो प्लूरल सब्जेक्ट हो गए इसलिए यहाँ पे एस नहीं लगा, सिर्फ राइट लगा हुआ है। तो ये जो सादा फ़िक्रे हैं उनके बनाने का तरीका है। उसके बाद मनफी फ़िक्रे कैसे बनाते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस, ही शी इट, जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं उनके बाद डज नॉट लगाएंगे आप, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म लगाएंगे, यहाँ पे डज नॉट के बाद वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी लेकिन यहाँ पे एस या एस का इजाफा नहीं होगा। ऑब्जेक्ट लगाएंगे और जो प्लूरल सब्जेक्ट है आई वो यू दे लगाएंगे, उसके बाद डू नॉट लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे इसके साथ। इनकी एग्जांपल, ही डज नॉट राइट ए लेटर, आप डज इसलिए लगाए क्योंकि पीछे सिंगुलर सब्जेक्ट है। नसीमा डज नॉट हेल्प मी, नसीमा के साथ डज इसलिए है क्योंकि सीमा सिंगुलर है। इट डज नॉट रेन, वी डू नॉट रीड बुक्स, यहाँ पे एस डज डू नॉट इसलिए आया है क्योंकि वी जो है प्लूरल है, तो प्लूरल जो सब्जेक्ट है उनके साथ डू नॉट आएगा और जो सिंगुलर है उनके साथ डज नॉट आएगा। यू डू नॉट वर्क हार्ड, जाहिद एंड सलीम डू नॉट वेस्ट देयर टाइम। आगे जी सवालिया जो फ़िक्रात हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। उनका फार्मूला क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज शुरू में आ जाएगा, उसके बाद ही शी इट सिंगुलर सब्जेक्ट यानी, उसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क के एंड पे आप लाजमी लगाएंगे। और जो प्लूरल है उसके साथ डू आएगा शुरू में, आई वो यू दे में से कोई एक आएगा और प्लूरल यानी ये प्लूरल सब्जेक्ट है, और उसके बाद प्लस वर्ब की पहली फॉर्म आएगी और कोई एस या एस का इजाफा यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि डज पहले इस्तेमाल हो चुका, उसके बाद प्लस ऑब्जेक्ट आएगा और क्वेश्चन मार्क एंड पे लगाएंगे। तो इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। डज ही प्ले क्रिकेट, डज इसलिए लगा क्योंकि ही सिंगुलर है। डज अरूबा रीड अ बुक, क्वेश्चन मार्क। डू यू लाइक बनाना, क्या आप बनाना को पसंद करते हैं, डू इसलिए लगा क्योंकि यू प्लूरल सब्जेक्ट है। डू फयाज एंड रियाज हेल्प द पुअर, फयाज एंड रियाज प्लूरल हो गए इस वजह से डू यहाँ पे लगा है। तो अगर जुमला इस तरह का सवालिया हो जिसका जवाब पूरे जुमले में देना पड़े तो ऐसे जुमलों में जो भी सवालिया लफ्ज़ होगा इसको फ़िक्रे के आगाज़ में लगाएंगे। जैसे हु, हुम, हु जो डब्ल्यूच फैमिली है, हमेशा जब डब्ल्यूच फैमिली से सवालिया एक फ़िक्रा बनाया जाता है तो डब्ल्यूच फैमिली का वर्ड जो है वो हमेशा फ़िक्रे के शुरू में आता है, उसके बाद जो उस सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है उसके बाद वो इस्तेमाल होता है। जैसे हु, हुम, हुज, व्हाट, वेयर, वाई, व्हेन, विच, हाउ, ये डब्ल्यूच फैमिली में इस्तेमाल होते हैं। तो जैसे वेयर डज, ये डज वेयर डब्ल्यूच फैमिली है, इसके बाद डज जो है ये इस फ़िक्रे का इस जो टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। तो ही डज इसलिए क्योंकि ही अगर यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट होता तो यहाँ पे डू लगता। वेयर डज ही लिव, क्वेश्चन मार्क। वाई डू यू डिस्टर्ब मी, क्वेश्चन मार्क। व्हेन डू यू गो फॉर ए वॉक, यहाँ पे व्हेन डब्ल्यूच फैमिली है, यू प्लूरल है और डू इसलिए इस्तेमाल हुआ है। मनफी और सवालिया जुमला बनाने का तरीका, डू सवालिया लफ्ज़ यहाँ पे इस्तेमाल होगा या डब्ल्यूच फैमिली का जमा डू या डज, डू या डज में से जमा सब्जेक्ट होगा, जमा नॉट होगा, जमा वर्ब की पहली फॉर्म होगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क होगा। जैसे एग्जांपल है, वाई डू यू नॉट कंप्लीट योर वर्क, वेयर डू यू वाई डू यू नॉट गो टू लाहौर, हाउ डू यू स्टडी द बुक्स। इस तरह के जो क्वेश्चन इसके एंड पे क्वेश्चन मार्क इस तरह से। अगर जब जुमले में हु बतौर फाइल के तौर पर इस्तेमाल हो उसके बाद डू या डज नहीं लगाते, मसलन हु टीचर्स यू इंग्लिश, क्योंकि ये यहाँ पे फ़ाइल के तौर पे है। हु हेल्प्स द नीडी, लफ्ज़ सवालिया हो के बाद फेल पहली फॉर्म या से लगाया जाता है। अगर मनफी जुमला तो उसके बाद डज नॉट, मतलब हु डज नॉट अटेंड द मीटिंग क्लास, हु डज नॉट लर्न हिज लेसन। इसके बाद जी
वो फ़ेल जिनके आखिर में शा, चा, डबल एस, ओ या एक्स हो, इनके साथ ई एस का इजाफा किया जाता है। मसलन कैच से कैचेस बनेगा, यानी एंड पे सी एच है तो ई एस का इजाफा होगा प्लूरल बनाने के लिए। पास, पासेस, पॉलिश, एस एच है एंड पे तो ई एस, पॉलिशेज। जिन अल्फाज के आखिर में वाई हो और वाई से पहले कॉन्स्टेंट हो, कॉन्सोनेंट हो, आखिर पे वाई आ जाए, वाई से पहले कॉन्सोनेंट आ जाए तो आई एस का इजाफा होता है। वाई को आई एस में तब्दील। मसलन क्राई, ये क्राई वाई एंड पे है, इससे पहले आर कॉन्सोनेंट है तो आर, ये वाई को काट के आप क्या करें, क्राइज, आई एस का इजाफा। ट्राइज, फ़िलहाल मुस्तकबिल के इस्तेमालात, मतलब कहाँ पे इस्तेमाल होता है जी? ये टेंस किसी काम की आदतन होने या बार बार होने को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल। मसलन आई गो टू कॉलेज, यानी रूटीन जिसको आप कहते हैं। ही गोज़ टू हिज विलेज एवरी संडे। द मुस्लिम सेलिब्रेट ईद उल फितर ऑन फर्स्ट ऑफ शवाल एवरी ईयर। आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। दे यूजली सीट एट द बैक ऑफ द क्लास। दूसरा, हक़ाइक़ और मुसलमा सदाकत को, यानी यूनिवर्सल ट्रूथ जिसे आप कहते हैं। वाटर कीप्स इट्स लेवल। ऑनेस्टी टेस्ट स्वीट, हनी टेस्ट स्वीट। द सन सेट्स इन द वेस्ट। तीसरा जी, मौजूदा लम्हे होने वाले काम को बयान करने में इस्तेमाल होता है। आई राइट, जो हाल में अभी मौजूदा लम्हे में काम हो रहा है। आई राइट, मैं लिखता हूँ। द चाइल्ड रन, सी हाउ इट रेन्स, हियर कम्स द स्वेटर। ज़माना माजी के वाक़यात को ज़्यादा वाज़े और हकीकी अंदाज में बयान करने के लिए। मसलन द पाकिस्तान आर्मी नाउ एडवांसेस एंड द ब्लडी बैटल्स कमेंसेस। मुस्तकबिल में होने वाले ऐसे काम जिनके बारे में फ़ैसला कर लिया गया हो। मसलन आई गो टू मरी नेक्स्ट मंथ। द प्रेजिडेंट लीव्स फॉर लंदन टुमारो। मुसन्नफ़ ख्वा ज़िंदा हो या ना का हवाला देने के। मसलन शेक्सपियर सेज, मिल्टन सेज इन पैराडाइज लॉस्ट। ये टेंस आम तौर पर एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेजेस के साथ इस्तेमाल होता है। ऑलवेज, ऑफन, नेवर, यूजुअली, सेल्डम, ओकेजनली, रेयरली, एवरी डे, डेली, समटाइम्स, एवरी वीक, ऑन संडेज, जनरली। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, वी यूजुअली गो टू द समर। ये आज का ये लेसन था, तो इसको आपने घर में स्टडी करना है, इसकी टेंस की प्रैक्टिस करनी है और इसके बाद हम अगला टेंस जो है वो कल बनाएंगे। शुक्रिया।